एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 क्लासेस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूं। मैं हर एक क्लास में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट के प्रीवियस ईयर यानी कि ये जो हमारा पेपर है वो आप लोगों के जो 2012 में पेपर हुआ था सीटेट का पेपर 1 जिसको डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी विथ टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन कॉमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जीन पियाजे से रिलेटेड है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जो अवस्था होती है यानी कि जो 0 से 2 तक की अवस्था होती है, इंद्रिय कामक अवस्था 0 से 2 तक की होती है। आप इस बात को ध्यान रखें। अवस्था किसके साथ संबंधित होती है। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में सिर्फ कुछ पॉइंट्स पकड़ने की जरूरत है, कुछ वर्ड्स पकड़ने की जरूरत है। जैसे आप उस वर्ड को पकड़ेंगे आप लोगों को आंसर खुद से मिल जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि जीन पियाजे की बात हो रही है और जीन पियाजे में भी इंद्रिय गामक अवस्था यानी 0 से 2। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंद्रिय गामक अवस्था में क्या क्या होता है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, भाई बच्चा 0 से 2 की अवस्था में तो वो समाज में तो अभी तक घुला मिला ही नहीं है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान, भाई 0 से 2 साल का बच्चा तार्किक रूप से समस्या समाधान कैसे करेगा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, भाई बच्चा तो अभी 0 से 2 साल की अवस्था में तो क्या वो विकल्पों के निर्वचन करेगा, क्या वो विश्लेषण करेगा, इतनी तो बच्चे के अंदर क्षमता ही नहीं होती है। 0 से 2 की अवस्था में बच्चा जो है वो अनुकरण करता है। स्मृति यानी कि वो याद रखने की कोशिश करता है। मानसिक निरूपण यानी जो भी उसने जो चीजें देखी है उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो 16 का यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करता है। शिक्षक जो है यानी कोहलबर्ग क्या कर रहा है, नैतिक मूल्य का विकास करता है। कैसे नैतिक मूल्य होते हैं, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश। भाई कठोर निर्देश देने से बच्चा कुछ सीखेगा क्या, नहीं, बल्कि बच्चा जो है वो सीखना चाहेगा तो भी नहीं सीख पाएगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देना, भाई नैतिक मूल्य की बात हो रही है तो धर्म की शिक्षा क्यों देंगे हम। व्यवहार के स्पष्ट नियम, भाई बच्चे को स्पष्ट नियम बता दो, रूल बता दो कि ऐसा ही बिहेवियर करना है। ये क्या ये बात अच्छी होती है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, भाई नैतिक विकास की बात हो रही है तो नैतिक मुद्दों पर ही तो चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ में अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अपने साथ, क्लासरूम के जो बच्चे होते हैं उनको बोलना चाहिए कि आप अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करो। तो क्या होगा इससे, अगर बच्चे अपने क्लासरूम के जो बच्चे हैं क्लासमेट से अगर उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा। शिक्षक कक्ष को बेहतरीन तरीके से, यानी टीचर के लिए ये बात आसान हो जाएगी, नहीं, कोई भी क्लासरूम के अंदर हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना है जो टीचर के लिए बेस्ट हो, बल्कि बच्चे को सेंटर में रख के हमें काम करना है। तो बच्चे के लिए बेस्ट ये चीज नहीं है। एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर, भाई प्रश्नों से उत्तर सीखने के लिए तो उन्हें एक दूसरे के पास बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो टीचर से भी पूछ सकते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी पूरा करना, भाई पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी पूरा करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, जी बिल्कुल आप लोगों का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि इस दौरान बच्चा क्या होगा, पढ़ने के दौरान जो है वो बच्चे में सामाजिक कौशल जो है वो बेहतर तरीके से विकसित हो सकेंगे। इसीलिए बच्चे जो है वो समवयस्कों के साथ में अंतःक्रिया करेंगे। तो 18 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा, निर्योग्य बच्चा यानी कि बच्चा लायक ही नहीं है, विद्यालय में पढ़ने लायक ही नहीं है, उसको हम किसी भी तरीके से नहीं पढ़ा सकते, तो उसके लिए प्रवेश पर परीक्षा लेंगे। भाई बच्चा ही अगर निर्योग्य है तो उसकी क्या हम प्रवेश परीक्षा तो नहीं ले सकते। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देंगे, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखेंगे। भाई पहले तो उसको एडमिशन दे और फिर उसको अलग रखे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है।
सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ में चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो ठीक गलत है, इसीलिए हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, एक ये और एक ये। हम लोगों को इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि निर्योग्य बच्चा है, निर्योग्य बच्चा है तो हम उसके माता पिता के साथ में चर्चा करके भी उसको एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन क्या बोला है कि निर्योग्य बच्चा है, यानी बिल्कुल बच्चा कुछ काम करने लायक ही नहीं है, वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता है। तो हम बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार कि यानी कि बच्चे में किस तरीके की डिसेबिलिटीज है, किस तरीके से वो निर्योग्य है, तो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो निर्योग्यता है, उसके बेसिस पर उसको टीचर बोलेंगे कि आप लोग जो है वो प्रस्ताव रख सकते हैं। वैसे तो हम जो है वो कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात करते हैं और जो है वो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर निर्योग्य बच्चा है तो हम एडवाइस कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजो। देखने में तो इसका 4 आंसर भी ठीक है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पर इसका बी आंसर राइट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 20th नंबर क्वेश्चन। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है, यानी कि बच्चा अगर त्रुटि करता है तो मतलब क्या है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। भाई बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो क्या सामाजिक आर्थिक स्तर है, इसलिए उसको गलती हो रही है। भाई समाज की बात कहाँ से आ रही है, बल्कि बच्चा तो पढ़ाई की बात करिए तो समाज की तो बात ही नहीं होगी। वो कैसे सीखता है, भाई त्रुटि कर रहा है तो वो कैसे सीखा, इसका प्रोसेस जानने की कोई जरूरत नहीं है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है या सीखने की अनुपस्थिति। भाई बच्चे ने गलती इसीलिए की है क्योंकि वह बच्चा उपस्थित नहीं था। भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अनुपस्थित होते हैं लेकिन फिर भी उनको वो चीज आ जाती है, वो घर से, ट्यूशन से, यहाँ वहां से, कहीं ना कहीं से, या अपने आप से ही सीखने लगते हैं। बच्चे ने त्रुटि की है क्योंकि उसको प्रैक्टिस की कमी है, उस बच्चे ने अच्छे से नहीं किया, उसकी बार बार, जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, डबल वाला, अब बच्चा जो है वो मल्टीप्लाई की जगह 1 वाला मल्टीप्लाई कर लेता है, सेकंड वाला मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो बार बार त्रुटि कर तो रहा है लेकिन वो त्रुटियां कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो मतलब उसने मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर 20th नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, समस्या समाधान की पहला चरण पूछा है हम लोगों से। प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक होना और प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो ये समस्या समाधान की प्रणाली पूछी है, वैज्ञानिक पद्धति पूछी है का पहला चरण, तो पहले चरण में क्या होगा कि भाई समस्या के प्रति हम जागरूक हो जाए, तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। हर बार बताया है और पिछली बार जो वीडियोस बनाई थी उसमें भी बताया है, और इवन अगर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों की यही बनता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है, क्यों, यानी कि बच्चे के अंदर अलग से हम लोग ध्यान देंगे, क्यों। बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है क्योंकि वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं, बात तो ठीक है। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही, देखिए ये जो ही वर्ड है ना, ये एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हटा दो। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया है। भाई जब टीचर ने टीचिंग ट्रेनिंग की है ना, तब हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि व्यक्तिगत रूप से अच्छे से ध्यान देना है बच्चे पे। क्या हम इसीलिए बच्चे पे अलग से ध्यान देते हैं? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इससे प्रत्येक बच्चे के अनुशासित करने के शिक्षकों को बेहतर अवसर मिल जाते हैं कि भाई टीचर जो है वो बच्चे को, हर बच्चे को अनुशासित करने में किस तरीके से अनुशासित कर सकता है, इसके लिए उसको, टीचर को जो है वो अवसर मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, टीचर को नहीं। हम लोग किसी भी बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान इसीलिए देते हैं क्योंकि हर बच्चे की जो डेवलप करने की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है, और हर बच्चा जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, और हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखने की क्षमता रखता है। तो 23वें का हो जाएगा फर्स्ट विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, सीखने का कौन सा क्षेत्र है, व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक। तो सीखने का क्षेत्र हो सकता है अनुभव। भाई कोई भी चीज हम सीखते हैं किस बेसिस पर सीखते हैं, अनुभव के बेसिस पर। तो 24 का हो जाएगा बी विल बी
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो वो बार बार बोर्डनेस फील करता है, बोर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को अनुशासित करें हम कि तू बोर हो रहा है तो अब तू अनुशासन में रहे, ऐसा तो नहीं करना है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। थर्ड है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान बच्चे भी बोर होते हैं भाई। इवन हम भी है, बच्चों की जरूरत तो हम भी कोई भी काम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे तो बोर हो जाते हैं। बच्चे में सीखने की योग्यता ही नहीं है भाई। बच्चा जब सीख नहीं सकता है तो बच्चा काम कैसे कर रहा है? बच्चे में सीखने की योग्यता तो है। कोई भी काम, हम कब बोर हो जाते हैं कोई भी काम करते करते? जब हम उस काम को बार बार रिपीट करते हैं। संभवतः वो कोई भी काम यांत्रिक रूप से बार बार होता है, रिपीट होता है, तो हम बोर हो जाते हैं और उस काम को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बार बार कोई भी कार्य जो है वो बच्चा कार्य करते हुए उब रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्य बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण से मतलब पूछा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालना करनी। भाई हम सामाजिक मानदंडों की हमेशा ही अनुपालना करें ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अपने ही सामाजिक रूप से रूल बना दे कि भाई मुझे यही करना है, समाज में नहीं। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये तो बात ठीक है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। भाई समाजीकरण में, अगर हम समाजीकरण की बात करते हैं तो हमें हर एक चीज को पालन करना है, हमें हर एक चीज को मानना है। समाज के जो नियम है उनको भी मानना है। सामाजिक अपने जो है वो अलग से रूल भी बना सकते हैं। बड़ों का सम्मान भी करना है और सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन भी करना है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो समाजीकरण से तात्पर्य जो होता है वो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही समाजीकरण का असली मीनिंग होता है कि कोई भी बच्चा जो समाज में अनुकूलित हो, उस वातावरण में रहने लायक हो और वो बच्चा अपने समाज में एडजस्ट कर पाए, समायोजन कर पाए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का डी विल बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत पूछा है हम लोगों से, विकास का कौन सा सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं होती है। भाई विकास की सभी क्रिया तो संबंधित होती है, तो ये तो नहीं होगा। विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, बल्कि विकास जो होता है वो इस तरीके से होता है, स्पाइरल होता है। अगला ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सभी की विकास दर जो होती है वो समान नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई भी बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट एक तरीके से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। थर्ड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास को किस क्षेत्र में विभक्त किया गया है। वैसे तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक होता है वो संज्ञानात्मक का ही भाग होता है। तो जहां पर भी हम लोगों को आध्यात्मिक दिख जाए वो संज्ञानात्मक का भाग हो जाएगा। यहाँ पर संवेगात्मक है तो वो संज्ञानात्मक, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। आध्यात्मिक भी कनेक्टेड हो जाता है आपस में। शारीरिक और जो संवेगात्मक होता है वो भी संज्ञानात्मक विकास का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है और बेस्ट ऑप्शन जो है वो 4 विल बी राइट आंसर। और फाइनल आंसर की में भी डी ऑप्शन राइट बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एक शिक्षिका 29 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना करते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक टीचर है, वो बुक के अंदर जो भी फल सब्जियां वगैरह आई है ना, पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ डायग्राम्स का यूज करती है और अपने जो स्टूडेंट्स है उनसे डिस्कस भी करती है और जो भी बच्चों के पास में नॉलेज है उसको नए ज्ञान से कनेक्ट करने का काम करती है और बच्चे के ज्ञान का निर्माण करने की कोशिश करती है। तो ये किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन पर या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। तो देखिए टीचर क्या कर रहा है कि टीचर जो है वो फल और सब्जी का उपयोग कर रहा है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, विद्यार्थियों से चर्चा भी कर रहा है और
टीचर जो है वो बच्चे को जो उसका न्यू नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, पोषण की संकल्पना कर रहा है, यानी कोई भी जो न्यू टॉपिक पढ़ा रहा है उसको ज्ञान के निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे के रोने का क्या कारण है। यानी कि एक माँ है, उसकी गोदी में कोई बच्चा बैठा है, तो उसकी दादी अपनी माँ की गोदी से उसको लेने की कोशिश करती है, तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तो ये इसका क्या कारण है, वियोग दुश्चिंता, यानी कि बच्चे को जो है वो वियोग हो रहा है, अपनी माँ से बिछड़ने की चिंता हो रही है, समाज की चिंता है, संवेगों की चिंता है, या अजनबी है कि उसकी दादी उसके लिए अजनबी है। भाई दादी अजनबी तो नहीं हो सकती, समाज में तो अभी तक बच्चा गया ही नहीं है। अब इस दोनों में से एक हो सकता है कि वियोग, हाँ वियोग भी हो सकता है कि बच्चा अपनी माँ से जो है वो बिछड़ रहा है, इसका ये भी हो सकता है, और संवेग भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। भाई वियोग होता है तो उसके साथ में क्या कनेक्टेड रहते हैं, संवेग। तो यहाँ पर जो चिंता है वो संवेगात्मक है, क्योंकि बच्चा जो है वो संवेगों से अपनी मदर के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा सी विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में हम लोगों ने आज की वीडियो में अगेन से 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सीडीपी के। इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी विथ टेलीग्राम, join my telegram channel, and if you like my video you can subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thanks for watching.